हेलो एवरीवन। आज अपन एक नई यूनिट के साथ वापस बात कर रहे हैं। आज अपन बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स की। इस यूनिट में अपन को पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स और थर्मोडायनेमिक्स। 12 लेक्चर में अपन को इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें केमिकल काइनेटिक्स से। सुने बात को ढंग से, केमिकल काइनेटिक्स है क्या बेसिकली। दो थर्मोडायनेमिक्स अपन को इस बारे में तो इंफॉर्मेशन देता था। दो मैं एक बात बताता हूं, थर्मोडायनेमिक्स हो सकता है कुछ पार्ट उसका थियोरेटिकल हो कि एंट्रोपी किसने देखी, ठीक है, गिब्स फ्री एनर्जी किसने देखी, लेकिन रेट ऑफ द रिएक्शन को तो अपन मेजर कर सकते हैं। रेट ऑफ द रिएक्शन को मेजर कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। केमिकल काइनेटिक्स फुल जो है वो एक्सपेरिमेंटल चीज है, फुली एक्सपेरिमेंटल चीज है। मेरे को मालूम है H2 और O2 रिएक्शन करके H2 बनाता है, ये थर्मोडायनेमिक्स बताता तो है रिएक्शन होगी, लेकिन केमिकल काइनेटिक्स कहता है कि तुम लोग लेके बैठे रहो H2 और O2 को, कभी रिएक्शन होगी नहीं, और रिएक्शन होगी तो इतनी स्लो होगी कि एक वाटर की ड्रॉप को बनने में जो है वो लाखों साल लग जाएंगे, साल लग जाएंगे। अब मेरे को ये मालूम है कि कोयला जो है, ग्रेफाइट जो है वो डायमंड में कन्वर्ट होता है, होता तो ही है। अच्छा, तो एक ग्रेफाइट की पेंसिल लेके बैठे रहो और सोचो कि वो जो है डायमंड में कन्वर्ट हो जाएगी, तो खूब सारी ग्रेफाइट की पेंसिलें खरीद के लेके आ जाओ और इंतजार करता रहो कब डायमंड बनेगा और उसको जाके बेच के आ जाओ, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो टर्म्स और कंडीशन होती है। वो सब कौन बताता है? केमिकल काइनेटिक्स। कितने टाइम में कन्वर्ट होगा, कोई ग्रेफाइट की पेंसिल होगी 100% डायमंड में कन्वर्ट, लेकिन कितने टाइम में कन्वर्ट होगी वो देखो आप। वो कौन बताएगा? केमिकल काइनेटिक्स बताएगा, वो थर्मोडायनेमिक्स नहीं बताता है। तो अपन बात कर रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है कि अभिक्रिया का वेग कैसा है, उस वेग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, कैसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उन सब की बात करेंगे अपन इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो पहले मैं बेसिक डेफिनेशन से बात करूं कि क्या होती है इसकी डेफिनेशन, उसके बाद अपन एक एक पॉइंट पे आगे बात करेंगे। ठीक है, चलो। केमिकल काइनेटिक्स जो है रासायनिक बल गति की, रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंतर्गत अभिक्रिया का वेग का, जिसके अंतर्गत अभिक्रिया वेग का, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक का, वेग को प्रभावित करने वाले कारक का और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन, स्टडी की जाती है। Chemical kinetics is the branch of physical chemistry which deals with rate of the reaction, factor affecting rate of the reaction and mechanism of the reaction। इन तीन चीजों के ऊपर डील करेगा। किस किस के ऊपर? अभिक्रिया वेग का अध्ययन, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक और अभिक्रिया की क्रियाविधि का अध्ययन। ये इन तीन चीजों को बेसिकली डील करता है कौन? केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है बात, चलो। अच्छा, इसका मतलब अल्टीमेटली बात तो रेट के ऊपर आ गई। तो पूरी केमिकल काइनेटिक्स में वर्ड आएगा बार बार अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया का दर। तो अपन सबसे पहले ये समझते हैं कि अभिक्रिया दर के आधार पर, अभिक्रिया की दर के आधार पर अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं दर के आधार पर अभिक्रिया कितने टाइप की होगी। ठीक है, अभिक्रिया वेग के आधार पर या दर के आधार पर, दर या वेग के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। दर के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार। तीन टाइप की रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट अति तीव्र, वेरी स्लो अत्यंत धीमी, और मॉडरेट अभिक्रिया मध्यम गति अभिक्रिया। ये तीन टाइप की होती है, अति तीव्र, अति धीमी, अत्यंत धीमी और
मध्यम गति अभिक्रिया। ठीक है, क्या है? वेरी फास्ट रिएक्शन ऐसी होती है जो पलक झपकते ही क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। कंप्लीट जो नैनो सेकंड में पूर्ण होती है। जो कब पूर्ण हो जाए, नैनो सेकंड में, पलक झपकते ही जो है वो क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, उन्हें अपन बोलते हैं वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसके एग्जाम्पल कौन से होंगे? इनके जो एग्जाम्पल है, आयोनिक रिएक्शन इसके एग्जाम्पल है। आयोनिक रिएक्शन, जितनी भी आयोनिक अभिक्रियाएं होती है वो इसके एग्जाम्पल है। एसिड बेस रिएक्शन हो गई, जैसे आयोनिक रिएक्शन हो गई, एसिड बेस रिएक्शन हो गई, प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो गई, अवक्षेपण अभिक्रिया हो गई, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए। चलो, अत्यंत धीमी, वे अभिक्रियाएं जिनको पूर्ण होने में कुछ महीनों से लेके, मतलब कुछ दिन, महीने, साल लग सकते हैं, कुछ दिनों से कुछ वर्ष लग जाते हैं, उन्हें बोलते हैं वेरी स्लो, अत्यंत धीमी अभिक्रिया। एग्जाम्पल, किण्वन अभिक्रिया, फर्मेंटेशन रिएक्शन। ठीक है, H2 एवं O2 की अभिक्रिया, H2 एवं O2 से H2O का निर्माण विदाउट कैटलिस्ट, उत्प्रेरक के बिना। ठीक है, ऑयल पेंटिंग का ब्लैक होना, इसमें भी बहुत वर्ष लगते हैं, ऑयल पेंट ब्लैक हो जाती है। डायमंड का ग्रेफाइट में कन्वर्ट होना, सॉरी ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना, ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्ट होना बहुत धीमी अभिक्रिया है। ठीक है, अच्छा, लोहे पर जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये वेरी स्लो रिएक्शन। ठीक है, ये नैनो सेकंड में पूर्ण हो जाती है, इनको पूर्ण होने में कुछ दिनों से लेके कुछ वर्षों तक लग जाते हैं। और मॉडरेट रिएक्शन जो होती है, मॉडरेट जो रिएक्शन होती है, मध्यम गति अभिक्रिया होती है, उनमें क्या रहेगा, ये अभिक्रिया निश्चित समय में कुछ सेकंड से कुछ घंटों में, यह अभिक्रिया निश्चित समय में पूर्ण हो जाती है। यह अभिक्रिया निश्चित समय में पूर्ण हो जाती है, कुछ सेकंड से लेके कुछ घंटों में क्या हो जाती है, पूर्ण हो जाती है। जस्ट एग्जांपल की अगर अपन बात करें तो सभी सहसंयोजी बंध युक्त अभिक्रियाएं, मतलब अगर मैं बात करूं जिनमें सहसंयोजक बंध इन्वॉल्व होता है वो रिएक्शन, जैसे H2O2 है, वो डिकम्पोज हो रहा है H2O प्लस हाफ O2, है ना। आप ये ले लो C12H22O11 प्लस H2O, तो C6H12O6 ग्लूकोज बनेगा, इन्वर्जन ऑफ शुगर बोल दो, और फ्रक्टोज बनेगा, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है। ऐसी खूब सी रिएक्शन होती है जिनमें क्या, कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होता है, कोवेलेंट बॉन्ड इन्वॉल्व होता है। तो तीन टाइप की रिएक्शन होती है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो और मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट रिएक्शन, ये समझ में आ गया। वेरी फास्ट रिएक्शन होती है तो कुछ ही टाइम में पूर्ण हो जाती है, तो इनकी अगर रेट ऑफ द रिएक्शन है ना, स्टार्टिंग में मैक्सिमम होती है और कुछ ही टाइम में कंप्लीट हो जाती है, तो जीरो हो जाती है। अच्छा, ये तो वर्षों हो जाते हैं पूर्ण लगने में, इसका मतलब इनकी रेट क्या रहती है, कांस्टेंट रेट से चलता है। और मॉडरेट रिएक्शन जो होती है वो धीमे धीमे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया ना बेसिकली। अच्छा, अभिक्रिया के पदों के आधार पर अगर अपन बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप, पदों के आधार पर, स्टेप के बेसिस पर, स्टेप्स के आधार पर
अभिक्रिया के प्रकार। स्टेप के बेसिस पे अभिक्रिया कितने टाइप की होगी? दो टाइप की होती है। स्टेप के बेसिस पे अभिक्रिया जो होती है वो दो टाइप की होती है। ठीक है, कौन कौन सी दो टाइप, वो देखो आप, देखना आराम से। स्टेप्स के आधार पर अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक होती है तात्विक अभिक्रिया, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो संकुल अभिक्रिया होगी, जटिल अभिक्रिया, संकुल अभिक्रिया, संकुल बोलो, जटिल बोलो, है ना। अच्छा, एलिमेंट्री तात्विक या प्रारूपी अभिक्रिया। प्रारूपी तात्विक अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्स जटिल अभिक्रिया। सुनना बात को आराम से, सुने बात को। एलिमेंट्री रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो ओनली सिंगल स्टेप और वन स्टेप में पूर्ण हो जाती है, एक ही स्टेप में पूर्ण हो जाती है। अच्छा, और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एक या एक से अधिक पदों में, एक से अधिक स्टेप में पूर्ण होती है। एक से अधिक स्टेप में अगर पूर्ण होती है तो उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे, संकुल अभिक्रिया बोलेंगे, जटिल अभिक्रिया बोलेंगे। और अगर एक ही स्टेप में कंप्लीट होती है तो उसे एलिमेंट्री रिएक्शन बोली जाएगी। बोलो, सही बात, चले आगे। अच्छा, अब आपको मतलब मालूम कैसे चलेगा कि ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है या कॉम्प्लेक्स? तो मैंने कहा देखो, ऐसे तो मालूम नहीं चलता है, जब तक मैकेनिज्म गिवन नहीं होगा तब तक तो नहीं बता सकते हो, विदाउट मैकेनिज्म नहीं बता सकते हो। जैसे मैंने बोला एक रिएक्शन है, ए कन्वर्ट है बी में, इसका मैकेनिज्म गिवन है, इसका मैकेनिज्म गिवन है कि पहले ए कन्वर्ट हुआ सी में और फिर सी कन्वर्ट हुआ बी में, तो कितने स्टेप की रिएक्शन हो गई? दो स्टेप की रिएक्शन हो गई। कितने स्टेप हो गए? टू स्टेप हो गए। तो इसका मतलब रिएक्शन कैसी होगी? कॉम्प्लेक्स होगी। विदाउट मैकेनिज्म आप ये नहीं बता पाओगे, विदाउट मैकेनिज्म आप ये नहीं बता पाओगे कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या फिर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। आपको ये बात बतानी ही पड़ेगी कि उसका मैकेनिज्म क्या है। विदाउट मैकेनिज्म बात नहीं होगी कि रिएक्शन एलिमेंट्री है या रिएक्शन कॉम्प्लेक्स है। आ रही बात समझ में? चले आगे, चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात करते हैं चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं अभिक्रिया की दर क्या होती है। ठीक है, अभिक्रिया की दर वगैरह क्या होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन। आओ, रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर। अभिक्रिया की दर क्या होती है, रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होती है, समझे बात को। किसी अभिक्रिया में, किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक या उत्पाद की
सांद्रता किसी अभिक्रिया में क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता मूलों की संख्या या दाब में परिवर्तन की दर, दाब में परिवर्तन की दर को अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहते हैं। मैंने ये बोला, देखो सांद्रता तो लिक्विड सॉल्यूशन के लिए आएगी, नंबर ऑफ मोल भी हो सकता है, या फिर गैसियस स्टेट है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, प्रेशर भी हो सकता है। ठीक है बात। तो अगर मैं बात बोलूं रेट ऑफ द रिएक्शन आर का, सुने बात को आराम से, आर जो होता है वो क्रियाकारक ऑब्लिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन, जनरल बोल रहा हूं, क्रियाकारक ऑब्लिक उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन अपॉन लगा समय। ठीक है, आर इज इक्वल टू क्रियाकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटा लगा समय। अच्छा, यूनिट की बात करते हैं, रेट की यूनिट की। सांद्रता होती है मोल पर लीटर में, और ये होता है सेकंड में, तो मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड ये हो जाएगा। समझ में आ गई बात, मोल पर लीटर पर सेकंड ये इसकी यूनिट हो जाएगी। मैं एक जनरलाइज रिएक्शन लिख रहा हूं, समझना आराम से। आर कन्वर्टेड इंटू पी, आर कन्वर्टेड इंटू अगर पी है तो टी इक्वल टू 0 टाइम पे लिखे, या टी इक्वल टू टी 1 टाइम पे, ये R1 ले लो, ये P1 ले लो। टी इक्वल टू T2 टाइम पे ये R2 ले लो और ये P2 ले लो। ठीक है, अच्छा सुने बात को, ये रिएक्टेंट जो है वो P में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये बात कंफर्म है कि R2 की वैल्यू जो आएगी वो R1 से कम आएगी, और P बन रहा है तो P2 की वैल्यू ग्रेटर देन आएगी P1 से। तो मैं ऐसा बोल दूं, क्रियाकारक के विलुप्त होने की दर, क्रियाकारक के विलुप्त होने की दर या विलुप्त होने का वेग, रेट ऑफ डिसएपीरियंस, क्या बोलूंगा, डिसएपीरियंस। तो ये रेट और ये रिएक्टेंट है, डिसएपीरियंस होगा तो माइनस साइन आएगा, क्या आएगा, साइन माइनस। अच्छा, वही सांद्रता में परिवर्तन, R2 माइनस R1 अपॉन T2 माइनस T1, ये एवरेज रेट है। ये क्या है, एवरेज रेट को डिनोट करता है, औसत वेग को प्रदर्शित करता है। अच्छा, उत्पाद बन रहा है तो ऐसा लिखो फिर, उत्पाद के बनने की दर, उत्पाद के बनने की दर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट आरपी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट आरपी। उत्पाद बन रहा है तो पॉजिटिव ही आएगा, चेंज हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 ये होगा, बोलो, P2 माइनस P1 अपॉन T2 माइनस T1 ये आएगा। सही बात। अब सुनना, तो मैं अगर ओवरऑल रेट बोलूं, अभिक्रिया की दर क्या होगा, अभी सुनना, आर एवरेज जो होगा वो इन दोनों के बराबर होगा, इन दोनों के क्या होगा, बराबर। मैं आगे इस चीज को एक्सप्लेन करने वाला हूं, बराबर क्यों हुआ, तो माइनस R2 माइनस R1 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू प्लस P2 माइनस P1 अपॉन डेल्टा T, ये होगा। आर एवरेज इज इक्वल टू, ऐसा बोल दू, प्लस माइनस ये चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा T है, प्लस किसके लिए है, फॉर प्रोडक्ट, उत्पाद के लिए, और माइनस किसके लिए है, फॉर रिएक्टेंट। रेट हमेशा पॉजिटिव आएगी, देखना, R2 छोटा है R1 से, तो ये डिफरेंस क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो अगर आप माइनस लिखा हुआ है तो रिएक्टेंट के लिए, ठीक है ना, बाकी आपको रेट तो हमेशा कैसी बना के लानी है, पॉजिटिव बनानी। ये माइनस का मतलब क्या है, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि क्रियाकारक विलुप्त हो रहा है, इट रिप्रेजेंट रेट ऑफ डिसएपीयरेंस, क्रियाकारक विलुप्त हो रहा है। क्या हो रहा है,
क्रियाकारक विलुप्त हो रहा है। अगली बात समझ में भैया? तो रेट ऑफ द रिएक्शन तो हमेशा आपको पॉजिटिव रखनी है, लेकिन प्लस साइन लिखा हुआ हो तो इसका मतलब क्या होगा? उत्पाद है। माइनस साइन किसके लिए लिखेंगे? क्रियाकारक के लिए लिखेंगे। ये तो आ गई क्या? ये क्या आ गई आपके लिए? ये आ गई एवरेज रेट। अच्छा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें एवरेज रेट के लिए। तो अगर अपन ये बात करें, ये कंसंट्रेशन है और ये टाइम है, तो रिएक्टेंट का ग्राफ तो हमेशा ऐसा रहेगा। आपने कोई पर्टिकुलर टाइम लिया T1, इस T1 टाइम पे और ये T2 टाइम पे, तो T1 टाइम पे आप कंसंट्रेशन चेक कर लो और T2 टाइम पे आप कंसंट्रेशन चेक कर लो। T1 टाइम पे कंसंट्रेशन C1 है, T2 टाइम पे देख लो कंसंट्रेशन C2 है। तो कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। अगर डिक्रीज हो जाएगी तो ये हो जाएगा डेल्टा C अपॉन ये डेल्टा T। ये ले लो आप, ये एंगल थीटा, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा? डेल्टा C बाई डेल्टा T। तो रेट जो आएगी ऑफ रिएक्टेंट वो हो जाएगी माइनस की डेल्टा C बाई डेल्टा T, मीन्स माइनस C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1, माइनस आएगा, इस टाइप का बनेगा। ठीक है। अगर प्रोडक्ट का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो उसका ग्राफ ऐसा आएगा, ये कंसंट्रेशन, ये टाइम है, तो आप ग्राफ बनाओगे तो इस टाइप का ग्राफ आएगा। अगर इस टाइप का ग्राफ आया तो आपने इस पर्टिकुलर टाइम T1 पे लिया और एक ये T2 टाइम पे अगर आपने लिया तो T2 टाइम पे कंसंट्रेशन ये रही C2 और T1 टाइम पे ये रही कंसंट्रेशन C1, तो ये वाला ग्राफ बनेगा एक तरीके से। ये डेल्टा C हो गया, ये डेल्टा T हो गया। देख लो स्लोप पॉजिटिव बन रही है, वहां पे स्लोप नेगेटिव बन रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे रेट ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा वो डेल्टा C बाई डेल्टा T, मीन C2 माइनस C1 अपॉन T2 माइनस T1। ये तो आ गया एवरेज रेट। अगर आपको कहीं पे इंस्टेंटेनियस रेट कैलकुलेट करनी है, तात्क्षणिक दर कैलकुलेट करनी है, तो उसका तरीका वैसे ही रहेगा जैसे फिजिक्स में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप कैलकुलेट करते हो। मैंने आपको इस टॉपिक में अभिक्रिया की दर में नॉर्मली ये समझाया है। ठीक है, मैंने आपको नॉर्मली ये समझाया अभी तक। तो मैंने तुम लोगों को क्या समझाया नॉर्मली कि अभिक्रिया की दर होती क्या है। ठीक है, अभिक्रिया की दर सांद्रता में परिवर्तन बटा समय। अभिक्रिया की दर हमेशा पॉजिटिव होगी। रिएक्टेंट के लिए रेट लिखोगे तो माइनस साइन लगा के लिखना पड़ेगा, उत्पाद के लिए लिखोगे तो प्लस लगा के लिखना पड़ेगा। बस बेसिक डिफरेंस मैंने ये समझाया तुम लोगों को। चले आगे, बोलिए। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलो नेक्स्ट बात करें, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेट। विभिन्न दरों में संबंध क्या होगा, आराम से समझ। अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी M1A प्लस M2B N1C प्लस N2B, ये रिएक्शन लिखी, एक जनरलाइज रिएक्शन है। अगर ये एक जनरलाइज रिएक्शन है तो उस कंडीशन में देखना कि अगर इसकी R एवरेज लिखोगे तो वो ऐसे लिखी जाएगी 1/M1 जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड इनटू RA, ये इज इक्वल टू 1/M2 RB।
इज इक्वल टू 1/n1 RC, जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो 1/n2 RD, ये हो जाए। ठीक है, ये एक जनरलाइज है। यहां पे RA क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। RB क्या है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। RC क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस, बनने की दर है, ऑफ सी। RD क्या है? रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी। अच्छा, ये RA डिसअपीयरेंस की रेट है। ठीक है, ये 1/m1 इंटू RA किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज रेट को। किसको रिप्रेजेंट करता है? एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करेगा। सुनना बात को आराम से। आगे बात करते हैं अपन। आगे अगर मैं बात करूं, इसी को मैं और ओपन करके लिख रहा हूं, R एवरेज इज इक्वल टू 1/m1। RA डिसअपीयरेंस की रेट है, तो माइनस का DA/dt लिख दो। नेगेटिव क्यों लिखा? डिसअपीयरेंस की रेट है, रिएक्टेंट की रेट है, 1/m2 माइनस dB/dt। मैंने कंसंट्रेशन को स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं लिख रहा हूं और डेल्टा को D लिख रहा हूं, इस बात का ध्यान रखना। N1 dC/dt 1/n2 D ऑफ दी D/dt। बोलिए सही है क्या? ये सही है ना? चलो, ये आपको लिखना आना चाहिए, ये लिखना आना चाहिए, बस बेसिकली ये। अब जैसे मैं एग्जांपल लूंगा, मैं कुछ एग्जांपल्स लूंगा, अब कुछ क्वेश्चंस वगैरह करने वाले। ये रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेट हो गया, रिलेशन बिटवीन डिफरेंट रेट हो गया। अब अपन कुछ क्वेश्चंस वगैरह इससे रिलेटेड करने वाले हैं। चलो लिखो, पहला क्वेश्चन लिखो, आराम से सिंपल से क्वेश्चन करते हुए ट्रेन करेंगे। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो अभी तक अपन ने ये पढ़ा कि केमिकल काइनेटिक्स क्या डील करता है, फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकेंड ऑफ थिंग पढ़ा कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है। थर्ड अपन ने पढ़ा रेट ऑफ द रिएक्शन क्या होता है और डिफरेंट रेट में रिलेशन कैसे आता है। ठीक है, फर्स्ट रिएक्शन, सिंपल सी एक रिएक्शन लिखी मैंने, ए कन्वर्ट हो रहा है पी में। ठीक है, ए कन्वर्ट हुआ पी में। मैंने बोला कि 10 मिनट में ए की सांद्रता 10 मोल पर लीटर से 4 मोल पर लीटर हो जाती है। तो आर एवरेज कैलकुलेट, और बोला कि इसमें मोल पर लीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करो। किसमें कैलकुलेट करना है? मोल पर लीटर पर सेकंड में कैलकुलेट करो। ठीक है, कर लेते हैं। अब मेरे को मालूम है कि आर एवरेज जो होता है वो dC/dt होगा। रेट पॉजिटिव लेके आनी है, रेट पॉजिटिव लेके आनी है, तो 10 से 4 कैंसिल कर दो, माइनस कर दो, डिवाइड बाई 10 मिनट। लेकिन मेरे को तो चाहिए आंसर सेकंड में, तो 10 - 4 डिवाइड बाई 10 इंटू 60, तो आर एवरेज आ जाएगा 6/600 मीन्स 0.01 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आपने एक बात गौर किया, यहां पे आर एवरेज जो होगी वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के बराबर ही होगी। एवरेज जो रेट होगी वो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के बराबर होगी। लगाओ रिलेशन, यहां पे 1 ही तो है कोफिशिएंट, तो आर एवरेज इज इक्वल टू जो आएगा वो आर ए ही तो आएगा। दोनों क्या है? बराबर है। दोनों क्या है? बराबर ही होगी। चलो मैं सेकंड नंबर क्वेश्चन लिख रहा हूं, देखें। 2A कन्वर्ट हो रहा है P में। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा 10 सेकंड में A की सांद्रता 10 मोल पर लीटर से 4 मोल पर लीटर हो जाती है, तो A के विलुप्त होने की दर, A के विलुप्त होने की दर एवं औसत दर ज्ञात करो, एवं औसत दर ज्ञात करो। ठीक है, 2A कन्वर्ट हुआ प्रोडक्ट में 10 सेकंड में A की सांद्रता
10 मोल पर लीटर से 4 मोल पर लीटर हो जाती है, तो ए के विलुप्त होने की दर एवं औसत दर ज्ञात करो। ये अपन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सुनना बात को। मेरे को ये बात, क्वेश्चन सेम है ऊपर वाला, लेकिन बस एक इक्वेशन चेंज है। मेरे को ये मालूम है कि आर एवरेज जो होगा वो 1/2 आर ए होगा। सही बात। आर ए कैलकुलेट कर लो। आर ए तो सिंपल सही है, 10 से 4 हो गया, 10 - 4 डिवाइड बाई 10 सेकेंड, 0.6 मोल पर लीटर पर सेकेंड। लेकिन आर एवरेज जो आएगा वो 1/2 आर ए होगा। तो 1/2 आर ए कितना है? 0.6 मीन्स 0.3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये लो, समझ में आ गए दोनों क्वेश्चन? चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। मेरे को अगर ऐसा दे रखा है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए विभिन्न दरों में संबंध लिखो। ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। रिएक्शन दे दी, N2 + 3H2 कन्वर्ट 2 टाइम्स NH3। तो अपन को मालूम है कि अगर इसकी अब रेट लिखनी होगी तो R एवरेज इज इक्वल टू R ऑफ दी N2 1/3 R ऑफ दी H2 1/2 R ऑफ दी अमोनिया। अच्छा, N2 रिएक्टेंट है तो माइनस का D ऑफ दी N2/dt माइनस का 1/3 D ऑफ दी H2/dt। ये प्रोडक्ट है तो 1/2 D ऑफ दी अमोनिया बाई dt। ये हो जाएगा R एवरेज। ठीक है, चलो सेकंड देखो। ऐसा लिख दिया H2 + I2 कन्वर्ट HI। रिएक्शन बैलेंस आपको खुद को करनी पड़ेगी भैया, नहीं कर रखी है तो आपको खुद को करनी पड़ेगी। ये लो, R एवरेज इज इक्वल टू R ऑफ दी H2 इज इक्वल टू R ऑफ दी I2 इज इक्वल टू 1/2 R ऑफ दी HI। ये हो जाएगा। अगर ऐसा है तो R एवरेज इज इक्वल टू, ये रिएक्टेंट है तो माइनस का DH2/dt माइनस का DI2/dt 1/2 D ऑफ दी HI/dt। ये ऐसे लिखे जाएगी। ठीक है, उसका एक पार्ट और देख लो, 3rd पार्ट। अगर ऐसा लिखा हुआ हो कि A कन्वर्ट हुआ हाफ ऑफ दी A2 में, इसके लिए लिखना है तो इसके लिए ऐसा लिखा जाएगा R एवरेज इज इक्वल टू RA 1/1/2 R ऑफ दी A2। तो मीन्स R एवरेज इज इक्वल टू RA इज इक्वल टू 2 टाइम्स R ऑफ दी A2। ये हो जाएगा। ठीक है, सुने, R एवरेज इज इक्वल टू, रिएक्टेंट है तो माइनस DA/dt 2 टाइम्स D ऑफ दी A2/dt। ये आ जाएगा। मैं आपको सिंपल सी बात ये बोलता हूं कि रेट जो होती है, मैं तो आपको एक लॉजिकल बात ये बोलूंगा कि रेट जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ मोल्स के। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे रेट उतनी ही ज्यादा होगी। तो मैं तो डायरेक्टली ऐसे बोलूंगा कि रेट जो होती है वो नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। अपन क्वेश्चन उससे भी कर लेंगे। कितने क्वेश्चन हो गए? 3। चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 4। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है XA कन्वर्ट हो रहा है YB में, ये दे रखा है XA कन्वर्ट हो रहा है YB में, और log ऑफ दी माइनस DA/dt
इज इक्वल टू लॉग ऑफ दी डीबी बाई डी टी प्लस दे रखा है 0.3 और फिर आपसे पूछा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ एक्स टू वाई। ये एज ए क्वेश्चन पूछ लिया, तो देखो कैसे करोगे। मेरे को ये बात मालूम है कि अगर अपन, सुनना आराम से, अगर इसका इक्वेशन का लॉग लिया जाए तो ऐसे लिया जाएगा, लॉग इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। इसको मैं थोड़ा सोल्व करने की ट्राई कर रहा हूं। लॉग ऑफ दी डी बी बाई डी टी, 0.3 किसकी वैल्यू होती है मालूम है, प्लस लॉग ऑफ दी 2। लॉग m इंटू एन होता है तो उसे लिखते हैं लॉग m प्लस लॉग n, तो इसका मतलब ये ऐसे होगा log 2 टाइम्स db बाई dt। ये log m इंटू एन बना होगा तब इसको log m प्लस n लिखा गया होगा। log दोनों साइड से हटा दो, माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स db बाई dt। बोलो ये 1/2 इधर लेके आ जाए, तो इसका मतलब ये हो गया माइनस डी ए बाई डी टी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो 1/2 आर ए इज इक्वल टू आर ऑफ डी बी। इसका मतलब x की वैल्यू 2 होनी चाहिए तभी डिवाइड हुआ, x2 y 1, तो x अपॉन y इज इक्वल टू 2 रेस टू 1। क्या आएगा, x अपॉन y इज इक्वल टू 2 रेस टू 1। समझ में आई बात। तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है। अब यार 2 दिया है, 0.3 दिया, तो 0.3 के अलावा कोई दूसरा डिजिट आ सकता है, उसको आपको पहचानना पड़ेगा कि लॉग में वो किसकी वैल्यू है, ये काम आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखें। अगर मैंने आपको एक रेट लॉ दिया इस टाइप से, मैंने आपको एक रेट लॉ दिया dB बाई dt है ना, इज इक्वल टू माइनस 1/2 dA बाई dt इज इक्वल टू माइनस का 1/3 dC बाई dt इज इक्वल टू 1/4। ये दिया, बोला ये कौन सी अभिक्रिया के लिए सही है। रिवर्ट क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ये पूछ रहा हूं कौन सी अभिक्रिया के लिए सही है, किस अभिक्रिया के लिए ये दर नियम होगा, ये दर नियम है। तो देखो पहले आप एक काम करो, रिएक्शन लिखनी है अब इसको देख के, तो एक काम करो पहले रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करो। रिएक्टेंट ए होगा और सी होगा, ये लिखो A प्लस सी, इधर लिखा जाएगा B प्लस डी। अच्छा A का डिवाइड क्या है 2, तो यहाँ 2 लिख दो। C का डिवाइड क्या है 3, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से ही तो डिवाइड करते हैं। B का कुछ भी नहीं है तो 1 है, और D को किससे डिवाइड किया 4 से, तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट क्या होगा 4 होगा। तो इक्वेशन हो गई 2A प्लस 3C कन्वर्ट B प्लस 4D। समझ में आ गई बात, बोलो। चले नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चले आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 6। लो क्वेश्चन नंबर 6 ऐसा दिया मेरे को बोल रखा है कि N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट 2 टाइम्स अमोनिया है। ये एक अभिक्रिया है, ठीक है। इस अभिक्रिया में के लिए H2 के विलुप्त होने की दर, H2 के विलुप्त होने की दर 15 मोल पर लीटर पर सेकंड है। तो R एवरेज एंड R ऑफ द अमोनिया ज्ञात करो। ठीक है, अच्छा आराम से सुनना बात को, सुने बात को आराम से। ये रिएक्शन नहीं देता और मैं बोल देता कि अमोनिया के हेबर प्रोसेस में, अमोनिया के निर्माण के हेबर प्रक्रम में H2 के विलुप्त होने की दर 15 मोल पर लीटर पर सेकंड है। तो R एवरेज एवं अमोनिया ज्ञात करो। तो देखो R एवरेज ज्ञात नहीं होती, अलग अलग आती, इस बात का ध्यान रखना। इसलिए मैंने रिएक्शन दी है, मैं प्रूव करके बताऊंगा अभी, सुनना बात। मैंने तुम लोगों को एक चीज सिखाई थी ना अभी, मैंने बोला मैं तो ऐसे बोलूंगा कि रेट जो होती है वो मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है। इसके मोल कितने 3, तो 3 मोल की रेट कितनी है 15, तो 1 मोल की रेट कितनी है 5। नहीं आया सब, 3 मोल की रेट है 15, तो 1 मोल की रेट कितनी आएगी 5, और एवरेज रेट हमेशा 1 मोल की होती है। तो आर एवरेज कितना आएगा 5 आएगा। ऐसे नहीं समझ में आएगा तो अभी उससे करके बता दूंगा फॉर्मूले से।
अच्छा, अमोनिया की रेट कितने मोल की वजह से होती है? देखो 2 मोल लिखा हुआ ना, 2 मोल की वजह से, तो 2 मोल की रेट कितनी होती है? 10। ये लो 10 आ जाएगा। आंसर हो गया 5 और 10। अब आप कह रहे हो कि नहीं ऐसा समझ में नहीं आता, हमें नहीं समझ में आता, तो देखो फिर ऐसे करो, आर एवरेज इज इक्वल टू आर ऑफ द N2 1/3 ऑफ आर ऑफ द H2 1/2 ऑफ आर ऑफ द अमोनिया। ये लो, अगर ऐसा हुआ तो सुनना आराम से, आपको आर ऑफ द H2 दिया है, 1/3 आर H2 थोड़ी दिया, आर ऑफ द H2 दिया है। आर ऑफ द H2 कितना है? 15 है। आपको दे रखा है आर ऑफ दी H2 15 है, मोल पर लीटर पर सेकेंड ये है, तो वैल्यू पुट कर दो, आर एवरेज इज इक्वल टू 1/3 इंटू 15 इज इक्वल टू 5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। अच्छा, आर ऑफ दी अमोनिया चाहिए, तो ये होगा 2/3 इंटू आर ऑफ दी H2 15, ये आ जाएगा 10। बोलिए, सही बात है, सिंपल सा क्वेश्चन। अच्छा, अब ये रिएक्शन नहीं देता, तो मैं कह रहा हूं रिएक्शन नहीं देता है तो रिलेशन तो सेम आता है डिफरेंट रेट्स में, लेकिन एवरेज रेट चेंज हो जाएगी। अगर जैसे ये बोलता है ये रिएक्शन नहीं दे रखी होती, ये नहीं दे रखी होती मान लो, तो जैसे अगर आपने ये लिखी तो आर एवरेज आ गई कितनी? 5। अगर कोई ऐसे लिख देता तो फिर मैंने कहता आर एवरेज ऐसे आती, है ना, ये हो जाती। अगर ऐसा होता, ऐसा अगर होता, ऐसा अगर होता तो आर H2 की वैल्यू 15 है, तो आर एवरेज कितनी आती? 10। ये लो, जबकि आर एवरेज कितनी आ रही? 5। गलत हो गया ना क्वेश्चन। अच्छा, आर अमोनिया, मैंने कहा आर अमोनिया में कोई चेंज नहीं होता, आर अमोनिया इसके बराबर ही आती, तो ये तो 10 ही आ रही है। तो आप एक बात ध्यान रख ले, स्टार पॉइंट लगा के लिख दे, यदि अभिक्रिया नहीं दे रखी है, यदि अभिक्रिया नहीं दे रखी है तो आर एवरेज कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है। यदि अभिक्रिया नहीं दे रखी है तो आर एवरेज कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, जबकि डिफरेंट रेट में रिलेशन सेम रहेगा, विभिन्न दरों में संबंध सेम रहेगा। ये बात समझ में आई? चलो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, प्रॉब्लम नंबर 7। प्रॉब्लम नंबर 7 में देखो, यदि SO2 के विलुप्त होने की दर, विलुप्त होने की दर, मैं प्रेशर के क्वेश्चन अभी नहीं करूंगा, प्रेशर एक अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे। यदि SO2 के विलुप्त होने की दर 128 ग्राम पर सेकंड है, तो SO3 के बनने की दर होगी, ऑप्शन ऐसा दे रखा है, 128 ग्राम पर सेकंड, 160 ग्राम पर सेकंड, 2 ग्राम पर सेकंड, डी नन ऑफ दिस, ऐसे दिए। ठीक है, तो सुने आराम से बात। अब तुम में से काफी लोगों ने इसको अगर कर दिया है, तो ये क्वेश्चन में आपने 128 अगर टिक किया है तो ये बिल्कुल ही गलत है, 128 बिल्कुल ही गलत है। कैसे गलत है समझना बात को। क्या आपको कहीं पे भी डेफिनेशन में ये लिखाया था क्या अभिक्रिया की दर जो है वो द्रव्यमान में परिवर्तन की दर होती है? नहीं, 3 ही लिखा रखी है, या तो सांद्रता में परिवर्तन, दूसरा दाब में परिवर्तन, और तीसरा मोल में परिवर्तन। तो भैया इस 128 ग्राम पर सेकंड को मोल में परिवर्तन कर दो, आर ऑफ दी SO2 जो होगा 128 ग्राम पर सेकंड जो होगी वो हो जाएगी, इसको अगर मोल में कन्वर्ट करोगे 64 से डिवाइड करते ही 2 मोल पर सेकंड हो जाएगी। अब बोलो आर ऑफ दी SO2 और आर ऑफ दी SO3 बराबर है या नहीं? कैसे? इनके मोल बराबर है, तो इसकी भी रेट कितनी होगी? 2 मोल पर सेकंड। लेकिन मेरे को पूछी किसमें? द्रव्यमान में। तो आर ऑफ दी SO3 मोल को द्रव्यमान में चेंज करना है तो मोलिकुलर वेट से मल्टीप्लाई 160 ग्राम पर सेकंड, ये लो सेकंड ऑप्शन।
करेक्ट। समझ में आई बात क्या नहीं आई अभी भी? चलो आगे, चलो आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 7 हो गए। देखो नेक्स्ट देखो, अब मैं प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन कुछ करवाता हूं जिससे आपको आइडिया चले। ठीक है, एक अच्छा सा क्वेश्चन और लिख लो पहले। चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन, फिर प्रीवियस ईयर का ही है वैसे, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 8, एक अभिक्रिया दे रखी है ना, 2 टाइम्स N2O5 कन्वर्ट हो रहा है 4 टाइम्स NO2 प्लस O2, ये दे रखी। ठीक है, बोला देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, माइनस का डी ऑफ दी N2O5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू K1 ऑफ दी N2O5। ठीक है, माइनस का डी ऑफ दी N2O5 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, सॉरी, डी ऑफ दी NO2 प्लस में K2 इंटू N2O ऑफ दी O5, ये लिख दिया। अच्छा ये तो दर्ज नियतांक है, अभी पढ़ाया नहीं, सॉरी सॉरी, ये अभी तक बात नहीं। चलो चलिएगा साहब, नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं उठा रहा हूं पीछे से क्वेश्चन को। 2019 में आया था क्वेश्चन, N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हुआ 2 टाइम्स, सॉरी स्टेट रिएक्शन है, NH3, इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? माइनस का डी ऑफ दी N2 बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 डी ऑफ दी अमोनिया बाई डी टी। सेकेंड, 3 टाइम्स डी ऑफ दी H2 बाई डी टी, 2 टाइम्स डी ऑफ दी अमोनिया बाई डी टी। और थर्ड नंबर, माइनस का 1/3 डी ऑफ दी H2 बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डी ऑफ दी अमोनिया बाई डी टी। और फोर्थ है माइनस का डी ऑफ दी N2 बाई डी टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी ऑफ दी अमोनिया बाई डी टी। ये बात है ना, सुने आराम से। अपन पहले आर एवरेज इज इक्वल टू ये लिख दिया था, माइनस का डी ऑफ दी N2 बाई डी टी, माइनस का 1/3 डी ऑफ दी H2 बाई डी टी, 1/2 डी ऑफ दी अमोनिया बाई N2, और इसमें चाहिए अमोनिया में रिलेशन, तो ये और ये बराबर होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। 3 टाइम्स डी ऑफ दी H2, नहीं गलत है। माइनस का 1/3 और माइनस का 1/2 नहीं आएगा, प्लस का आया, आना चाहिए था ये वाला, तो ये सही हो जाता, लेकिन नहीं है ये। ठीक है, आगे देखो, माइनस का डी बाई डी टू 1/2 आना चाहिए, तो ये 1/2 होता, तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। चले आगे देखिए, नेक्स्ट देखो, आराम से देखो। ये लो क्वेश्चन नंबर 9, एक और, A + 2B
ये नहीं, हाँ देखो एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक क्वेश्चन और दे रखा है, एक अभिक्रिया के लिए डी ऑफ द अमोनिया बाई डी टी, ये हेबर प्रोसेस लिखना था इसको, मोल पर लीटर पर सेकंड। मैंने तुम लोगों को बोला ना रिलेटिव रेट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, ये क्या होगा, तो रिलेटिव रेट में कोई डिफरेंस आना चाहिए क्या, नहीं आएगा। रिलेटिव रेट में अपन को मालूम है कि N2 + 3H2 लिखो चाहे कुछ भी लिखो, तो माइनस का 1/3 डी ऑफ दी H2/dt इज इक्वल टू 1 कैलकुलेट क्या करना है, डी ऑफ दी H2/dt माइनस का, तो 3/2 डी ऑफ दी अमोनिया बाई dt हो जाएगा। 3/2 अमोनिया का कितनी है, 2 × 10⁻⁻⁴, तो 3 × 10⁻⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकंड आ जाएगा। ठीक है, चले आगे भैया, बोलिए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 इसका दे रखा है, BrO3 माइनस प्लस 5 टाइम्स Br माइनस प्लस 6 टाइम्स H प्लस कन्वर्ट हो रहा है 3 टाइम्स Br2 प्लस 3 टाइम्स H2, ये दे रखा है। बोला है कि d ऑफ दी Br2/dt कितना होगा, d Br2/dt Br माइनस के लिए पूछ रहा है, तो मैं बोला इसका तो 1/3 आएगा, और Br माइनस में पूछ रहा है तो माइनस का 1/5 d Br माइनस बाई dt आएगा, क्यों रिएक्टेंट है ना। तो d ऑफ दी Br2/dt इज इक्वल टू 3/5 माइनस में d Br माइनस बाई dt, ये हो जाना चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग आंसर माइनस का 3/5 सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। कितने क्वेश्चन हो गए, 10। कितने क्वेश्चन हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, यहां तक करें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।